नमस्कार साथियों, उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। भाई सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सभी कैसे हो? मस्त होंगे। और इस होली के त्यौहार पर आनंद से अपनी होली के त्यौहार को मनाने के लिए हमारे उत्कर्ष फैमिली भी आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आई है। दोस्तों, एक बार क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी को राम राम। भाई आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारी उत्कर्ष फैमिली आपके लिए इस होली के त्यौहार पर बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आई है। और गिफ्ट क्या है आपको दिख रहा होगा कि उत्कर्ष ऐप पे आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे आप राजस्थान से बाहर हो, टीजीटी पीजीटी हो, उन सभी कोर्सेज पे आपको भारी छूट मिल रही है। और छूट भी कितनी पहुंच गई भाई? 90% पहुंच गई। यानी कि 100% में मात्र 10% कम है, जो न के बराबर है। और इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखो, नीचे क्या दे रखा है आपको? 3 मंथ की आपको वैलिडिटी और बढ़ा दी जा रही है। यानी कि जहां 12 मंथ की वैलिडिटी होती है, वहां आपको 15 मंथ की वैलिडिटी दी जा रही है। यानी कि 3 मंथ की वैलिडिटी और बढ़ाई जा रही है। तो आप इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप जल्दी से परचेज करें। विशेषकर डेट का विशेषकर ध्यान रखें, 21 से लेकर मात्र 28 मार्च के बीच में रहने वाला है। तो आप जल्दी से परचेज कीजिए और अपनी क्लासों को रेगुलर तैयारी कीजिए। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको साकार कीजिए। तो चलते अपनी क्लास में। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सरल आवर्त गति का। और सरल आवर्त गति में सबसे पहले अपन बात करें कि सरल आवर्त गति से रिलेटेड हमारे पास होता क्या है, क्या सरल आवर्ती होती है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आवर्त गति की। आवर्त गति का मतलब होता क्या है कि हमारे पास कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की ऐसी गति जो अपने पथ को एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है, उस गति को हम क्या बोलते हैं? आवर्त गति। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये चंद्रमा की गति, ये सारी कौन सी होती है बेटा? आवर्त गति होती है। दोस्तों, कौन सी गति होती है? आवर्त गति। तो हमारे पास सबसे पहले आवर्त गति की अपन बात करें, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगी? सभी नोट करते रहिए साथ साथ कि ऐसी गति जिसमें पिंड एक निश्चित समय के पश्चात या बाद में अपने पथ को दोहराए, क्या कहलाती है भाई? आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। अब उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण अपने पास क्या होगा? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। तो हमारे पास ये 2 उदाहरण हो गए किसके? आवर्त गति। कैसे? बहुत सारे हो सकते हैं। अपन बात करें अनावर्त गति की। अनावर्त गति कौन सी होगी भाई? ऐसी गति जिसमें कण या पिंड अपने पथ को एक निश्चित समय अंतराल के बाद में ना दोहराए, उसको हम क्या बोलते हैं? अनावर्त गति। तो हमारे पास इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसमें पथ को नहीं दोहराया जाता है, जैसे उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण हमारे पास क्या हो जाएगा? बंदूक से निकली गोली, ठीक है। या अपन बात करें कि हमारे मुख से निकली आवाज या जुबान, जो भी होता है, ये सारी किसमें गति आती है अपने पास? आवर्त गति, अनावर्त गति में आती है। आवर्त गति आपके पास होता है पथ को रोटेट करवाती है, यानी कि बार बार जो आपके पास निश्चित समय अंतराल है उसमें अपने पथ को दोहराता है, जबकि अनावर्त गति में पथ को नहीं दोहराता है। नेक्स्ट आपके पास आती है दोलन गति।
दोलन गति में क्या होता है, पथ को तो दोहराएगा लेकिन अपनी एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है, वो गति करता है। यानी कि कोई ना कोई उसकी माध्य स्थिति होगी, उस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है, गति करता है। जैसे अपन बात करें घड़ी के पेंडुलम की, तो घड़ी का पेंडुलम क्या करता है, एक अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। झूले की गति वो भी क्या करता है, इर्द गति करता है। सरल लोलक ये भी क्या होता है, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह गति जिसमें पिंड माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करे। इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास गति करे, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, दोलन गति बोलते हैं। जैसे उदाहरण की अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, झूले की गति, ठीक है ना। सेकंड अपन बात करें सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, ठीक है ना। तीसरा अपने पास होता है घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम। ये सारे किस में आते हैं, दोलनी गति में। अब मैं आपसे एक बात करूं कि हमारे पास एक आवर्त गति और एक दोलनी गति है। प्रत्येक दोलनी गति जो होती है वो आवर्त गति होती है, जबकि प्रत्येक आवर्ती दोलनी गति नहीं हो सकती। यानी कि दोलनी गति में पथ को दोहरा, आवर्त गति भी हमारे पास क्या होती है, पथ को दोहराने की बात होती है। तो इसको नोट में याद रखना भाई, क्या है नोट, कि प्रत्येक दोलनी जो गति होती है, प्रत्येक दोलनी गति क्या होती है, एक आवर्त गति होती है। क्या होती है, आवर्त गति होती है। लेकिन प्रत्येक आवर्त गति, कौन सी गति भाई, प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति नहीं हो सकती, दोलनी गति नहीं हो सकती है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे आ जाए, ये सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें लिखा होगा आवर्त गति, अनावर्त गति, आवर्ती व दोलनी गति दोनों। तो इसका विशेषकर ध्यान रखना, प्रत्येक आवर्त गति दोलनी गति नहीं होती है, जबकि प्रत्येक दोलनी क्या होती है, आवर्त गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है सरल आवर्त गति, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हमारे पास टॉपिक ही यही था कि सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति का मतलब क्या होता है सर, ये कौन सी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं SHM। ये ऐसी गति होती है जिसमें आपके पास कोई भी पिंड है, कोई भी कण है, वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करेगा, लेकिन प्रत्यानयन बल के प्रभाव में। किसमें गति करेगा भाई, प्रत्यानयन बल के प्रभाव में। प्रत्यानयन बल क्या होता है कि हम जैसे कोई स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग को जैसे खींचते हैं तो एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल अंदर की ओर लगता है। उस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, जो हमेशा विस्थापन के प्रोपोर्शनल टू होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किधर होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसकी परिभाषा का मतलब क्या होगा, परिभाषा देखो इसकी क्या होगी, वह गति जिसमें कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द प्रत्यानयन बल के प्रभाव में गति करे, क्या कहलाती है, आवर्त गति कहलाती है। अब आवर्त गति भी आपके पास कितनी प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की। आवर्त गति कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक हमारे पास होती है रेखीय सरल आवर्त गति, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। एक हमारे पास होती है एंगुलर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कोणीय सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति, ठीक है ना, एंगुलर SHM, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल सिंपल, जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन वाली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सी, लीनियर वाली। लीनियर का मतलब होगा कि ये एक ही रेखा पर गति करता है, जैसे स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंडों की गति। केवल वही होता है जो आपके पास एक सरल रेखा में गति करता है, ऊपर नीचे जाता है।
तो आपके पास इस रेखीय गति की अपन बात करें, रेखीय वाली की बात करें, फर्स्ट की बात करें, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेखीय सरल आवर्त गति, तो इसमें क्या होगा, जो पिंड होगा किससे जुड़ा होगा, स्प्रिंग से जुड़ा होगा। इसमें केवल स्प्रिंगों से गति होती है भाई। जैसे इसका द्रव्यमान कितना है, m है, तो mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा। जब आप इसको विस्थापित करके छोड़ते हो तो ये ऊपर नीचे क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा। तो इसमें जो प्रत्यानयन बल लगेगा, क्या लगेगा भाई, प्रत्यानयन बल, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स अपन बोलते हैं, वो एप प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, x होगा, लेकिन विपरीत दिशा में। जैसे इसको आप नीचे की तरफ खींच रहे हो, डाउन साइड में खींच रहे हो, तो आपका पास रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, अप साइड में लगेगा। अगर आपकी स्प्रिंग अप साइड में जा रही है तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगा, डाउन साइड में लगेगा। तो यहाँ से एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, माइनस का के एक्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। क्योंकि इसी के कारण गति हो रही है, तो इन दोनों को अपन इक्वल करेंगे, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ रहा है, माइनस का के एक्स। तो यहाँ से आपके पास इसका जो इक्वेशन आएगा वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना आएगा, 0। ये आपके पास लीनियर जो आपके पास एसएचएम है, रेखीय सरल आवर्त गति है, उसका समीकरण ये होता है, जिसमें ओमेगा स्क्वायर जो है वो के बाई एम होता है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के बाई एम, या आवर्तकाल जो होगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होगा। यानी कि स्प्रिंग से जुड़े हुए जितने भी पिंड है, उनसे होने वाली जो भी गति है, उनका जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, सेकंड स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसमें एग्जाम्पल्स आपके पास केवल कौन से होंगे, स्प्रिंग से जुड़े हुए पिंडों से होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि हर विद्यार्थी इस क्लास का आनंद ले सके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी थ्योरेटिकल के बाद में अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, इसका विशेषकर ध्यान रखना। सेकंड आपके पास कौन सी है भाई, सेकंड आपके पास है कोणीय सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास है ये वृत्तीय चाप पर क्या होगी, गति होगा अपना माध्य ही, कोई ना कोई मिड पोजीशन होगी, उसके इर्द गिर्द क्या करेगा, वृत्तीय चाप पर गति होगी। लेकिन वहां पर बात हो रही थी किसकी, प्रत्यानयन बल की बात हो रही थी, रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही थी। यहाँ पर आएगा प्रत्यानयन बल आघूर्ण, क्योंकि जब भी थीटा एंगल पे मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं, कोणीय के रूप में आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास थीटा एंगल चलेगा ये, ठीक है ना। तो हमारे को इस पे वृत्तीय चाप पर गति होती है। इसका जो समीकरण होगा, एक्स की जगह आपको थीटा रिप्रेजेंट करना है, बाकी आपका सारा ऐसे कैसे ही चलता है। थीटा की जगह पहले एक्स था, तो एक्स की जगह हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, सी अपॉन आई। सी क्या है, ऐंठन नियतांक, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, ट्विस्ट कांस्टेंट। क्लियर। आई क्या होता है आपके पास, ये होता है जड़त्व आघूर्ण, इनर्शिया ऑफ मोमेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। तो हमारे पास यहां से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट सी बाई आई आएगी, या टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी। तो इसका गति का समीकरण क्या होता है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर में 0। उसका क्या था, एक्स की फॉर्म में चल रहा था, और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन सी हो जाएगा। आई जड़त्व आघूर्ण, जैसे वहां पर मास था, सेम टू सेम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। क्लियर। इसमें एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कोणीय सरल आवर्त गति में एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पहला है सरल लोलक, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आपके पास पिंड लोलक, तीसरा आपके पास होता है मरोड़ी दोलक,
मरोड़ी दोलक। चौथा आपके पास होता है झूले की गति, झूले की गति। पांचवा आपके पास होता है घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम। और छठा आपके पास होता है द्विदंतुक। ये बहुत सारे अपने पास इस कोणीय सरल आवर्त गति के उदाहरण होते हैं जो अपन को डिटेल में तो नहीं पढ़ना, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों को, सेकंड ग्रेड वालों को नहीं पढ़ना, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वालों को अपन हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे। जब अपन इसको ग्रेजुएशन लेवल वाले पार्ट में जाएंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है। जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तब आपको हकीकत पता चलेगा कि टॉपिक में कितना दम है और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास सरल आवर्त गति का जो विस्थापन समीकरण होता है, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण, ये विस्थापन समीकरण आपके पास क्या होता है, ये आपके पास चलता है y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई। जहां पर बेटा a क्या है, a आपके पास होता है आयाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ओमेगा आपके पास क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। क्या होता है भाई, कोणीय आवृत्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या होता है यहाँ पर, ये होता है भाई कला कोण। क्या होती है, कला कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फेज एंगल, ठीक है। तो हमारे पास जो विस्थापन समीकरण होता है वो आपके पास ही होता है। अगर आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या है कि सरल आवर्त गति का आपके पास समीकरण क्या है, y बराबर में 50 साइन 0.2 t प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना। तो आपको पहला निकालना है इसका आयाम, एम्पलीट्यूड, सेकंड निकालनी है आवृत्ति, और तीसरा अपन को निकालना है कला कोण। ये तीन छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन पूछे, एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन जो आता है, आपको इस इक्वेशन से आपको रिलेटेड करना है। तो यहां से देखा जाए तो a की वैल्यू तो आपके पास कितनी है भाई, 50 मीटर आ जाएगा। तो a का मान तो कितना आ गया, 50 मीटर आ गया, ठीक है ना। और कला कोण की बात करें तो कला कोण यहाँ पर कितना दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है, ठीक है ना। सेकंड आपको क्या पूछा है, आवृत्ति। आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है टी के जो भी मल्टीप्लाई होगा वो टी का मल्टीप्लाई क्या होगा भाई, ओमेगा की वैल्यू होगी। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ 0.2, एफ इजिकल टू बेटा कितना होगा, तो इसको काटोगे आप तो 0.1 अपॉन पाई हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमारे पास एक बेसिक सा जो क्वेश्चन होता है एक नॉर्मल लेवल का, जो हमारे पास इस तरीके का बन सकता है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण आ गया, जिसका समय के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो समय के साथ इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। इधर समय है, इधर आपके पास y है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये t/4 है, ये t/2 है, ये अपने पास 3t/4 है, और ये आपके पास कितना होगा, कैपिटल T होगा। तो एक आवर्त काल को हम कितने बार डिवाइड कर सकते हैं, t/4 में, t/2 में, 3t/4 में, t में। आप अलग अलग वैल्यू निकाल के हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन अपन को उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं, क्योंकि डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, कंपटीशन में। आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से आ रहे हैं, इनको किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड अपन बात कर रहे हैं दोलक का वेग, दोलक का वेग। दोलक का वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन या ऑसिलेटर। देखो भाई v बराबर में क्या होता है, dy अपॉन dt। तो v बराबर आप उसका अवकलन करोगे तो हमारे पास आएगा a ओमेगा कोस ओमेगा t। फाई को हम यहाँ पर 0 लेके चलते हैं, जब भी ग्राफ बनाते हैं फाई बराबर 0 लेके चलते हैं। अपन इनिशियल कंडीशन की जब बात करते हैं तो फाई की वैल्यू हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। तो समय के रूप में आपके पास जो वेग का फॉर्मूला आया वो a ओमेगा कोस ओमेगा t आ गया।
ऐसे आपके पास विस्थापन के रूप में होता है भाई, विस्थापन के रूप में। विस्थापन के रूप में जो v होता है वो हमारे पास होता है ओमेगा √a² माइनस y²। ठीक है ना, किस रूप में होता है? v बराबर ओमेगा √a² माइनस y²। अगर दोनों में अपन बात करें, मैक्सिमम की बात करें, किसकी बात करें? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी यहां से आएगी, कोस का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है, तो कोस 0 की वैल्यू आप 1 रखोगे तो v मैक्सिमम आपका कितना आएगा भाई? a ओमेगा आएगा। अधिकतम जो है वो आपका वेलोसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। और वो किस कंडीशन पे आती है? देखो, जो हमने डायग्राम बना रखा था उस डायग्राम पे चलते हैं। आप जैसे इसको विस्थापित करके छोड़ोगे, इस अधिकतम विस्थापन वाले कंडीशन में ले जाओगे, फिर उसको छोड़ोगे तो यहाँ से प्रारंभ होगा वो, जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ेगा। तो जब इस माध्य स्थिति पे आता है तो इस माध्य स्थिति में बेटा वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। दोस्तों इस पे क्या होता है? माध्य जो स्थिति होती है, उस माध्य स्थिति पर जो कण होता है उसका जो वेलोसिटी होती है वो आपकी अधिकतम मानी जाती है। वो कितनी होती है? a ओमेगा। इसका मतलब जब a ओमेगा अधिकतम है तो यहाँ से गतिज ऊर्जा भी क्या होगी भाई? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। लेकिन स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कितनी होगी भाई? स्थितिज ऊर्जा आपकी न्यूनतम होगी, 0 होगी। इसका ध्यान रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर अपन बात करें तो अधिकतम विस्थापन है, यहाँ पे वेग कितना होगा? 0, तो गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी? 0। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आपको ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए कि वेग अधिकतम कहाँ होगा, वेग न्यूनतम कहाँ होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कहाँ होगी, समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो, क्या कहना चाह रहे हो सर? फर्स्ट ग्रेड का बैच कब लॉन्च हो रहा है? भाई लॉन्च हो चुका है। आप तो अभी YouTube पे जो क्लासेस चल रही है उनका आनंद लीजिए, और जो ऑफर आया हुआ है उस ऑफर का भी आनंद लीजिए भाई। चलो भाई, यहां तक हम बात कर लिए। जो वेग था वो वेग आ गया हमारा। अगर इनमें ग्राफ बनाने की कोशिश करें अपन, ग्राफ समय के साथ में, टाइम के साथ में होता है, और एक हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो समय के साथ में आपके पास जो ग्राफ है वो तो किस तरीके से बनेगा? देखो, ये हमारे पास t/4, ये t/2 है, ये 3t/4 है, और ये आपके पास कैपिटल T है। इधर आपका टाइम है, इधर क्या है? आपके पास वेलोसिटी है। अधिकतम वेलोसिटी क्या है आपके पास? a ओमेगा है। क्या है भाई? a ओमेगा है। क्या है वेलोसिटी अधिकतम? a ओमेगा है। तो हमारे पास ये क्या होगा? 0। अब हमारे को ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा? t बराबर 0 पर कोस का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा? अधिकतम 0 पे। फिर t/4 पे कितना होगा? 0 होगा। फिर आपके पास क्या होगा? ये होगा, फिर 0 होगा, और फिर वापस क्या आ जाएगा? अधिकतम होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका इस तरीके से बनेगा भाई। ये हमारे पास इसका समय के साथ में जो ग्राफ होता है वो समय के साथ में ग्राफ इस तरीके से चलेगा। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। हम विस्थापन के रूप में 3 वैल्यू रखेंगे हमेशा, y बराबर 0 और y बराबर में प्लस माइनस a। क्यों? अधिकतम विस्थापन किसके बराबर में जा सकता है? आयाम से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये 0 पॉइंट है, यहाँ पर आपके पास प्लस a है, यहाँ पर आपके पास माइनस का a है। तो अधिकतम तो आपके पास क्या होगा? 0 पे होगा, a ओमेगा। यहाँ पे भी आपके पास 0 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? 0 होगा। ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना? किस तरीके से बनेगा? इसी तरीके से। तो इधर हमारी वेलोसिटी आ गई। इसको ऐसे भी मिला सकते हो, क्योंकि इसका जो समीकरण आता है, यहाँ से अपन इसको स्क्वायर करके लिखें तो ये हमारे पास समीकरण आता है किसका? ये आता है हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण बनता है, यानी कि इलिप्स का इक्वेशन आता है जिसका डायग्राम इसी तरीके से बनता है। क्लियर? तो इसी पे इस जो आपको ये दिया गया है वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, इस पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ेंगे। ये लो भाई, क्या है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक सरल आवर्त गति है
उस सरल आवर्त गति में कोई भी कण गति कर रहा है, ठीक है ना, साम्य अवस्था से x1 व x2 दूरी पर वेग क्रमशः से कितने दे रखे भाई, v1 तथा v2 दे रखा है, तो उसका कोणीय वेग आपसे पूछा है। देखो भाई, x1 पोजीशन पे आपके पास वेलोसिटी कितनी है v1, x2 पोजीशन पे आपके पास वेलोसिटी कितनी है भाई v2 है। फिर आपसे क्या पूछा है, कोणीय वेग पूछा है। तो हमारे पास v स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट की बात करोगी तो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड की बात होगी तो हमारे पास सेकंड आ जाएगा, हाँ या ना। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये अपन दे देते हैं 2। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, तो इधर से क्या आएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओमेगा स्क्वायर दोनों से कॉमन है, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का x2 स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो भाई। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा आपके पास, यहां से x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बचेगा। तो हमारे को क्या चाहिए, ओमेगा स्क्वायर, इसका इधर डिवाइड करा दो, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या चाहिए था आपको, ओमेगा, ओमेगा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर ओमेगा इजिकल टू क्या आएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ए होगा। अब सुनना भाई, यहां से आपसे एक चीज और क्या पूछ सकता था, इसी क्वेश्चन में आपसे एक आवर्तकाल पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, टाइम पीरियड पूछ सकता था। सेकंड इसमें क्या पूछ सकता था, आयाम पूछ सकता था, एम्पलीट्यूड निकलवा सकता था, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, इसी से तरीके से होगा। जब हमें आवर्तकाल चाहिए तो कुछ नहीं लिखना था, इसका 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से उल्टा आ जाता, 2 पाई के साथ में मल्टीप्लाई होता। लेकिन हमें आयाम चाहिए, अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड वाली कंडीशन में घटाते नहीं, हम क्या करते, डिवाइड कराते, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता और आपके पास क्या आ जाता, इसका आंसर आ जाता। क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जब ये अभी वेग पढ़ रहे थे, उस वेग से रिलेटेड अपना ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं त्वरण की, दोलन का या दोलक का त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर। देखो भाई, यहां मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, dv अपॉन dt होगा, क्योंकि a ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं। तो आपके पास टाइम के रूप में जो आएगा वो तो आएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। टाइम के रूप में तो ये होता है, क्योंकि कोस का आप समाकलन अवकलन करोगे तो माइनस का साइन आगे आएगा। अगर विस्थापन के रूप में देखना चाहते हो तो विस्थापन के रूप में आपके पास क्या होगा, एफ इजिकल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से देखा जाए कि सरल आवर्त गति में जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण का जो मान होता है वो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस का वाई। तो इन दोनों में रिलेशन की बात करें कि त्वरण और विस्थापन में जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाए हम, ग्राफ वही दो बनेंगे आपके पास, एक t/4, एक t/2, 3t/4 और ये आपके पास t। टाइम इधर आपके पास क्या हो जाएगा, f। अधिकतम आपके पास क्या होगा, a ओमेगा स्क्वायर, न्यूनतम क्या होगा, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। t बराबर 0 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये न्यूनतम आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 0। आप जैसे जैसे वैल्यू निकालोगे आपकी वैल्यू इस तरीके से आएंगी, तो ग्राफ ऐसे चलेगा भाई। ये आपके पास टाइम्स के साथ में ग्राफ आ गया। अगर विस्थापन का ग्राफ चाहिए, डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ चाहिए विस्थापन के साथ आरेख, तो हमारे पास क्या होंगे, 3 वैल्यू रखनी है आपको। ये 0, ये इधर आपके पास प्लस का a,
ये आपके पास माइनस का ए, अधिकतम ए ओमेगा स्क्वायर, न्यूनतम माइनस का, देखो भाई हमारे पास इधर क्या हो जाएगा y और इधर क्या हो जाएगा f। जब आप y की जगह 0 पुट करोगे तो f भी कितना आएगा, 0 आएगा, ये लो 0। जब प्लस का रखोगे तो माइनस का मान आएगा, और माइनस का रखोगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनको आप मिला दो, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन सर इसमें ही क्यों बनी, बाकी में अपन कर्व की फॉर्म में बना रहे थे, क्योंकि वो साइन और कोस के ग्राफ थे। यहाँ पर f प्रोपोर्शनल टू y है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। कैसी लाइन का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का। तो ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके त्वरण का जो फॉर्मूला था वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोलक की ऊर्जा। एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या होगा भाई, जब भी कोई कण गति करता है तो उसमें दो एनर्जी होती है, एक आपके पास पोटेंशियल होती है, एक आपके पास कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमें टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को जोड़ोगे, एक तो ई के होगा प्लस एक ई पी होगा, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये आपके पास कौन सी है, पोटेंशियल। अब हम दोनों रूप में निकालेंगे। सबसे पहले मैं टाइम की फॉर्म में निकाल रहा हूं, जिसमें फर्स्ट आपके पास गतिज ऊर्जा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, गतिज ऊर्जा की। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। वी का फॉर्मूला आपके पास क्या आया था, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसमें रखोगे आप तो ई के की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास बनेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो आपके पास होगी टाइम के रूप में। अगर इसी का हम एवरेज लें तो एवरेज लेोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है ना, इसका एवरेज ध्यान रखना, चाहे कोस स्क्वायर ओमेगा टी हो चाहे साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, इन दोनों का जो एवरेज होता है वो हमेशा कितना आता है, 1/2। अगर सिंगल पावर होती कोस और साइन के ऊपर तो उसका एवरेज कितना होता है भाई, 0 होता है। तो हमारे पास इसका जो औसत मान है वो कितना आएगा, हाफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो किसी भी सरल आवर्त गति में कोई भी कण गति कर रहा है तो उसके जो औसत का मान होता है, यानी कि औसत चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, अभी हम पोटेंशियल की बात करेंगे वो भी आएगा, तो उसकी वैल्यू भी अपन देखेंगे क्या होगी। ये तो आ गया हमारे पास टाइम के रूप में। ऐसे अपन किसके रूप में निकालें, विस्थापन के रूप में। विस्थापन के रूप में आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ एम वी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये चलती है। ठीक है, इन दोनों का अगर ग्राफ देखें अपन, ग्राफ क्या होगा, समय के रूप में और विस्थापन के रूप में। 3t/4 ये आपके पास t है, इधर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से बनेगा, 0 रखोगे तो 1 होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आएगी, फिर मिनिमम, फिर वापस, फिर ये, क्योंकि स्क्वायर बैठा हुआ है माइनस में मान कभी भी नहीं जाएगा, तो आपके पास इस तरीके से बनेगा। क्लियर। अगर विस्थापन का अगर ग्राफ देखते हैं, पर किसका ग्राफ देखते हैं, विस्थापन के रूप में, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अधिकतम होगा 0, ये प्लस का ए माइनस का ए। ध्यान रखना विस्थापन में केवल आपको डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में केवल और केवल बेटा कितनी वैल्यू रखनी है, 3, एक 0, एक आपके पास प्लस का ए, एक आपके पास माइनस का ए। इसमें रखोगे 0 तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये अपन ने ये मान लिया। प्लस ए पे कितनी आएगी 0, इस पे भी कितनी आएगी 0, तो ये ग्राफ आपका
और मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ में कि माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम। तो देखो 0 पे मैक्सिमम जा रही है, अधिकतम विस्थापन पे न्यूनतम आ रही है। हमारा कॉन्सेप्ट वहीं से है, बस अपन ने यहाँ पर क्या किया, उसको ग्राफ की फॉर्म में बनाया। किस रूप में बनाया? ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये तो हो गया हमारे पास। अब अपन बात करते हैं किसकी? स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा में आपके पास यू के बराबर, ये चलती है हाफ, वैसे के एक्स स्क्वायर चलती है, या वाई के रूप में ले तो अपन वाई स्क्वायर चलेगा। हमारे पास वाई का फॉर्मूला क्या आया था अभी? हाफ के ए साइन का स्क्वायर करोगे तो, और हम ये भी जानते हैं कि के बराबर में क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर। तो यू के बराबर कितना होगा? हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समय के रूप में इसकी वैल्यू ये आ गई। एवरेज की फॉर्म में लोगे तो वही 1/2 से और मल्टीप्लाई करा दो, कितनी आ जाएगी आपके पास? 1/4। विस्थापन के रूप में ये है ही आपके पास, जिसको हम दूसरा रूप और दे सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब इसका भी दोनों ग्राफ होंगे। ग्राफ आपके पास क्या होंगे भाई? देखो भाई, ये हमारे पास क्या है? t/4। ये आपके पास क्या है? t/2। ये आपके पास 3t/4। ये आपके पास कितना है? t। इधर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है जो अधिकतम कितनी होगी? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? और ए स्क्वायर। अब यहां पर साइन की वैल्यू प्रारंभ में 0 होती है, फिर अधिकतम होगी, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और विस्थापन के रूप में जो इसका ग्राफ आएगा वो देखो, यहां पर आपके पास क्या होगा? प्लस का ए, यहां पे क्या होगा? माइनस का ए। ये आपके पास अधिकतम, जब आप y बराबर 0 रखोगे तो हमारे पास इसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। ये लो भाई, प्लस का ए रखोगे तो अधिकतम रखोगे, माइनस का ए रखोगे भी तो अधिकतम आएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि जहां पर काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आपकी अधिकतम होगी। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर? अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हमने एनर्जी अलग अलग पढ़ी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके पास चाहे समय के रूप में एनर्जी हो, चाहे आपके पास विस्थापन के रूप में डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो, इन सब को अपन ऐड करते हैं तो हमारे पास जो सरल आवर्त गति है, उस सरल आवर्त गति में टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है भाई? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है, और जिसका मान कितना होता है? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो सरल आवर्त गति है, सरल आवर्त गति ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है। ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है। किस नियम की पालना करती है? ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरल आवर्त गति में कौन सी राशि नियत होती है, उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊर्जा हमेशा क्या होती है? नियत होती है। क्लियर? तो हमारे पास विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, ऊर्जा हो गई। इन सब का हमने फॉर्मूला देखा और इन पे अपन ने ग्राफ पढ़े। ग्राफ से रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, किसी भी स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आपको कितनी दे रखी है? U दे रखी है। फिर यदि इसे 20 सेंटीमीटर खींचा जाए तो नवीन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई? तो U बराबर में आपके पास क्या होता है? हाफ, वैसे के एक्स स्क्वायर के रूप में ही ले सकते हो।
फर्स्ट x बराबर में कितना दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर, तो u बराबर में हाफ के 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16। तो ये आपके पास 16 में 2 का भाग जाएगा 8 के, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। सेकंड आपको क्या बोल रहा है, x डैश आपको कितना दे रहा है भाई 20 सेंटीमीटर खींचा जाए तो u डैश बराबर में हाफ के 20 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है ना। u डैश बराबर में 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 400 के बटे 2, 2 का भाग जाएगा कितनी बार 200, तो ये आपके पास बनेगा 200 के। ठीक है ना। अब यहां से देखा जाए तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो 8 के है, ये कितनी है 200 के है, तो इनमें कंपैरिजन कराया तो डिवाइड करा दो, u डैश बटे u कितना होगा 200 के बटे 8 के से के कैंसिल, 8 का भाग 200 में कितनी बार जाता है भाई 15 अंटे 200। ठीक है ना। 25 अंटे 200 सॉरी 25 बार जाता है, तो ये 25, तो ये u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। यानी कि अगर इसको 20 सेंटीमीटर आप खींचते हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी बन जाएगी, नहीं 25 गुना बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 25 गुना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की गतिज ऊर्जा आपको कितनी दे रखी है, k बराबर में k नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस कण की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। कण की ऊर्जा कितनी दे रखी है, गतिज ऊर्जा k नॉट कोस स्क्वायर ओमेगा टी। आपको k मैक्सिमम चाहिए तो कोस का मान कितना रखना पड़ेगा 1। तो अगर यहां से k मैक्सिमम की बात करें तो आपके पास क्या आएगा k नॉट, तो आपके पास स्थितिज ऊर्जा भी तो इसी के बराबर होगी, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा था, ये आपके पास पढ़ाया था मैंने, ये अधिकतम है, वहां पर k न्यूनतम होगा। जब k न्यूनतम है तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और यहां पर आपके पास u न्यूनतम है तो k क्या होगा मैक्सिमम होगा। वैल्यू तो दोनों की बराबर होगी, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा। ठीक है। तो जितनी गतिज ऊर्जा उतनी स्थितिज ऊर्जा होगी, अधिकतम की बात होगी तो। ठीक है ना। बीच में आपको कोई सी भी कंडीशन दे दे तो उसकी बात अलग होगी, वहां पर वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। समीकरण x1 बराबर आपको कितना दे रखा है a साइन ओमेगा टी है, और x2 बराबर आपको क्या दे रखा है a/2 कोस साइन ओमेगा टी प्लस a/2 कोस ओमेगा टी। यानी कि दो समीकरण दे रखी है आपको सरल आवर्त गति के, एक तो है a साइन ओमेगा टी और एक आपके पास है a/2 कोस ओमेगा टी प्लस a/2 साइन ओमेगा टी। फिर आपसे क्या पूछा है, इन दोनों के आयामों का अनुपात पूछा है। भाई फर्स्ट वाले में आयाम जो है वो a1 बराबर a है, हमें सेकंड वाले का चाहिए। देखो भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है, y बराबर में अगर ऐसा समीकरण दे देता है a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, क्या दे दे आपको, इस तरीके से अगर आपको समीकरण दे देता है तो उस कंडीशन में जो आयाम होता है परिणामी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलता है। क्या चलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चलता है। तो हम यहां से अगर a2 निकालें तो a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, फिर क्या लेना है अंडर रूट। ये कितना होगा भाई, ये आपके पास होगा, इन दोनों को कॉमन लोगे बाहर तो a²/2 यहां से कॉमन ले लो बाहर, तो a/2 तो बाहर आ जाएगा। देखो a/2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 2। अब हमारे से क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। रेशियो निकालने के लिए क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो a/2 रूट 2, a से a कैंसिल, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2/√2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √2/1। यानी कि ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपके पास साइन और कोस की फॉर्म में अगर जोड़ के लिखता है तो आपके पास उसमें परिणामी आयाम निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिस्टन के ऊपर एक पिंड रखा हुआ है, पिस्टन ऊर्ध्वाधर सरल रेखा गति कर रहा है, इसका आवर्तकाल आपको कितना दे रखा है भाई, 2 सेकंड दे रखा है। आवर्तकाल कितना दे दिया, 2 सेकंड दे रखा है। गति के किस आयाम पर पिंड और पिस्टन अलग अलग हो सकते हैं, आपसे क्या पूछा है, आवर्तकाल दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा है कि दोनों अलग अलग किस स्थिति में हो सकता है, ठीक है ना। अब आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें विस्थापन के रूप में मैंने पढ़ाया था, क्या था, y बराबर में a sin ओमेगा टी, ठीक है ना। यहाँ से आपसे क्या पूछा है, अलग अलग होने वाली कंडीशन में आयाम पूछा है, ठीक है ना। जो हमने क्लास ली है, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन और भी करने हैं, नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन ये घर से करके लाना है, और अगर इसका आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। और ध्यान रखना एक चीज़ का, और जो हमारे क्वेश्चन रह रहे हैं वो तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमारी क्लास सरल आवर्त गति की बहुत दिन चलेगी, तो इसका ध्यान रखना। और इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना भाई, ये आपके सामने क्या है, आपको दे रखा है 90% की छूट। टीचिंग एग्जाम चाहे आपका कोई सा भी हो, उस टीचिंग एग्जाम पर आपके पास सभी कोर्सेज पे, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे आपका रीट का हो, सभी पे भाई डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 90% की आपको छूट दे रखी है। कितने की दे रखी है, 90% की छूट। और उसके साथ साथ 3 मंथ की वैलिडिटी और बढ़ा दी गई है। कितने मंथ की, 3 मंथ की वैलिडिटी। तो आप कोर्स खरीदने में देरी ना करें, और विशेषकर इस डेट का जरूर ध्यान रखें, 21 से 28 मार्च तक ही है, उसके बाद में डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला। तो आप सभी इसको खरीद सकते हो, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हो, ताकि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन जो भी हैं, परिवार में रिश्तेदार हैं, वो सभी कोर्स खरीद के अपने शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर सके और अपने सपनों को साकार कर सके। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी समय पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।